जय हिंद बच्चों। आज हम करने वाले हैं फिटजी का इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉड्यूल। तो उसमें हमने लास्ट उसमें हमने असाइनमेंट सॉल्व किए थे। इसमें तो कुछ सवाल किए थे उसमें से। तो हम यहाँ तक पहुंच गए थे, 15 तक पहुंच गए थे। तो आज के लेक्चर में हमें जो करना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18। तो ये तीन सवाल ऐसे हैं जो ये ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को पूछते हैं, इन तीनों को। तो मैं इन तीनों को डिस्कस करता हूँ एक करके। स्टार्टिंग फ्रॉम कर लेते हैं, 18 क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप एंड तक देखें। और अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो क्वेश्चन इज ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल वॉल्यूम contains a uniformly distributed charge density rho. Find the flux due to electric field through curved surface से निकालना है कितना होगा। ठीक है, तो कर्व से कितना फ्लक्स होगा ये हमको फाइंड करना है। और सिलेंडर काफी स्मॉल है, गिवन है आपको। Here O lies on the axis, O axis पे लाई कर रहा है with the main cylinder containing the charge density rho. Its axis OP is perpendicular to AB। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस छोटे सिलेंडर से टोटल कितना फ्लक्स होगा, तो ऑब्वियसली सिलेंडर ये क्लोज बॉडी है, तो फ्लक्स जो होता है किसी भी क्लोज सरफेस से, जो कि यहाँ पे सिलेंडर है ये छोटा वाला, वो होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। है ना। इसके अंदर कितना चार्ज होगा ये देखते हैं। चार्ज होगा डेंसिटी इनटू इसका वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होगा। है ना। एंड दैट वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर इंटू एच, हाइट इसकी एक्स रखे हैं। तो ये चार्ज होगा, पुट कर लेते हैं, तो रो पाई ए स्क्वायर एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स पूरे सिलेंडर से होगा। है ना। अब इस सिलेंडर के तीन हिस्से हैं। एक तो ओ वाला, जो यहाँ पे इस छोटे सिलेंडर पे जो ये वाला हिस्सा है, ओ वाला, ये फ्लैट हिस्सा जो है। एक हिस्सा पी, ये भी फ्लैट हिस्सा है। सो प्लस जो फाइव पी से होगा इस तरफ से जा रहा होगा कुछ। और साथ में एक कर्व वाला जो आपको कर्व दिख रहा है, ये मिला के ही होना चाहिए पाई ए स्क्वायर एक्स बाय एप्स। ठीक है, मतलब सिलेंडर को हमने तीन भागों में तोड़ लिया। एक ये फ्लैट हिस्सा, एक ये फ्लैट हिस्सा, और ये कर्व्ड हिस्सा। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ कि ओ से कितना होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेंडर की वजह से, कोई भी सिलेंडर है अगर, तो सिलेंडर की वजह से सेंटर से एक्स दूर, एक्सिस से जो फील्ड होती है, दैट फील्ड इज इक्वल टू रो एक्स बाय टू एप्सिलॉन नॉट। एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो ये फील्ड होती है। तो अगर मैं फ्लक्स निकालने की कोशिश करूं ओ से, सो आई विल राइट ई इंटू डी एस, जो भी होगा, इंटू कॉस थीटा। लेकिन अगर ओ पे निकालें, वो मतलब एक्सिस की बात कर रहा है, यही पे बात कर रहा है, तो यहाँ पे एक्स ही जीरो हो जाएगा एक्चुअली। तो अब जब इस फॉर्मूले पुट करेंगे तो रो जीरो बाय टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये एंगल वगैरह की तो बात ही नहीं करने की जरूरत नहीं। तो टोटल फ्लक्स ही जीरो आ जाएगा, बिकॉज ओ पे कुछ फील्ड ही नहीं है, बिकॉज ये सेंटर पे रखा हुआ है। तो कहाँ से फ्लक्स आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पी से कितना होगा। सो पी से हो जाएगा ई, जितना वहां पे ई है। सो ई वहां पे होगा रो एक्स बाय टू एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज एक्स से डिस्टेंस दे रखा है आपको ये पूरा। और इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी बाहर होगा, फील्ड भी बाहर है, एरिया भी बाहर है। सो एरिया इज पाई ए स्क्वायर कॉस 0 डिग्री। सो रो पाई ए स्क्वायर एक्स बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स होगा पी से। अब ये सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो ओ से जीरो था, दिस इज रो एक्स पाई ए स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट प्लस फ्लक्स जो है कर्व से, इक्वल टू रो पाई ए स्क्वायर एक्स बाय एप्सिलॉन। अब कर्व से निकालेंगे, माइनस कर लेते हैं, तो रो पाई ए स्क्वायर एक्स बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, की कर्व से हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि पहले हमने पूरे सिलेंडर से लिखा, फिर हमने बाकी पार्ट से लिखा। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई बिलीव कि आप लोग क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 से कि तीन चार्जेस हैं आर अरेंज ऑन द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखे हुए हैं, एज शोन इन फिगर। फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। पहला पार्ट तो ये है कि डाइपोल मोमेंट निकालना, ये तो नॉर्मली बच्चे कर लेते हैं, फिर मैं करता हूं उसको। सेकंड फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन
एट डिस्टेंस आर फ्रॉम बी। तो बी से आर डिस्टेंस दूर आपको फील्ड निकालना है कितना होगा इस पॉइंट। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे डाइपोल मोमेंट निकालने की कोशिश करता हूँ, देन आई विल मूव टू फील्ड। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा भाई, यहाँ बन रहे दो डाइपोल, इस चार्ज को आप ब्रेक कर सकते हो इजिली। यहाँ पे एक चार्ज क्यू और एक चार्ज क्यू बोल दो, या माइनस क्यू या माइनस क्यू। एक डाइपोल तो ये बन रहा है पी, जो होगा क्यू इंटू ए। एक डाइपोल ये बन रहा माइनस ए प्लस, जो भी पी होगा क्यू इंटू ए। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो अगर नेट निकालें, पी नेट इक्वल टू, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 पी कॉस 60 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 पी। अंडर रूट 3 पी कितना होगा, क्यू इंटू। दिस इज द नेट डाइपोल मोमेंट जो कुछ इस तरफ डायरेक्टेड होगा। ठीक है, अब बात करते हैं फील्ड की। फील्ड काफी इसमें निकालना थोड़ा टिपिकल है। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, हालांकि डाइपोल सारे छोटे हैं, आर बहुत बड़ा है डी से, मतलब गैप बहुत कम है, तो ऑल डाइपोल्स आर स्मॉल, जो दो डाइपोल है, तो यहाँ मैंने फील्ड निकालनी है। तो इसकी वजह से तो फील्ड निकाल सकते हैं इस पॉइंट पे इजिली, क्यों, बिकॉज ये पी पॉइंट इसके एक्सिस पे है। ये परेशान करेगा डाइपोल, बिकॉज इस डाइपोल के लिए ये पता नहीं कितना एंगल पे होगा ये पॉइंट, तो उसके एक्सिस पे नहीं है, इक्वेटोरियल पे नहीं है, ना ये एंगल पता है। तो काफी कॉम्प्लेक्स है निकालना इस पॉइंट पे इस डाइपोल की वजह से। बिकॉज अगर हमको डाइपोल पे एंगल पता हो फिर तो हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। सिंपली फॉर्मूला होता है के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। लेकिन थीटा नहीं पता ये कितना होगा, है ना, उसको निकालने जाना ये काफी टिपिकल है। तो एक यहाँ पे काम किया जा सकता है डाइपोल के केसेस में, जो हम कर लेते हैं और वैलिड होता है वो है कि डाइपोल कंपोनेंट करना। ठीक है, तो अगर मैं इस डाइपोल के, एक तो डाइपोल ये है ही है पी इस तरफ, और ये जो पी आपको दिख रहा है, अगर मैं इस पी के कंपोनेंट कर लूं, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी आपके पास 60 डिग्री होगा। तो ये कंपोनेंट आएगा पी कॉस 60, मतलब पी बाई टू। ये वाला आएगा पी साइन 60, तो आएगा रूट 3 पी बाई टू। तो अगर मैं नेट देखूं, तो पी एक तो इस तरफ हो गया है, और एक पी बाई टू कंपोनेंट ये आ गया, तो नेट बचा इस तरफ 3 पी बाई टू का। नेट नेट डायपोल ड्रॉ कर रहा हूँ, और एक बचा कुछ इस तरफ, तो रूट 3 पी बाई टू। सो दो डायपोल बचा ये, है ना। तो मैं इस दो डायपोल को ब्रेक कर लिया कंपोनेंट लेके, और नेट डायपोल में ड्रॉ कर लिया कि नेट डायपोल ये हो गया। और अब पॉइंट कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है एक तरह से, आर पे। ठीक है, जो बहुत दूर है ऑब्वियसली इससे, यहाँ से। तो हालांकि जो ये डिस्टेंस गिवन है, वो डिस्टेंस गिवन है हमको फ्रॉम बी, बी से गिवन है डिस्टेंस ये वाला। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस बहुत छोटे हैं, तो और पॉइंट बहुत दूर है, तो मैं सेंटर से मान लेता हूँ उसको, क्योंकि फॉर्मूला लगा पाऊँ इजिली। तो मैं मानता हूँ कि इस डाइपोल की वजह से, जो ये डाइपोल आपको दिख रहा है, इसकी वजह से एक्सियल पॉइंट पे है, और जो ये डाइपोल है इसकी वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पे है लगभग, क्योंकि डाइपोल बहुत छोटा है, तो पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा भी, तो एक तरह से इक्वेटोरियल की तरह लगेगा वो, इसकी वजह से, है ना, कि बिकॉज डाइपोल स्मॉल, मतलब ऐसा डाइपोल है और पॉइंट कहीं दूर है, तो लगभग ये इक्वेटोरियल पॉइंट की तरह ही होगा, ये आपको एज्यूम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ पहले इसकी वजह से। तो इसके लिए एक्सियल पॉइंट है, वो पता है कि डाइपोल की जो एक्सियल फील्ड होती है वो होती है, मतलब ये जो डाइपोल है वो दिख रहा होगा, ये इस पे फील्ड लगाएगा कुछ, ये माइनस है, ये प्लस है, कुछ इस तरह लगा रहा होगा फील्ड इस पॉइंट पे, इसको आप ई1 बोल दो। और ये डाइपोल आपको दिख रहा है ये वाला, इसके ऊपर कुछ नेगेटिव होगा, यहाँ कुछ पॉजिटिव होगा, तो एक्सियल पॉइंट पे देखेंगे ट्यूटोरियल पे, तो ये कुछ फील्ड इस पे नेगेटिव पड़ेगा, तो कुछ इस तरह लगा रहा होगा फील्ड, है ना। तो ये फील्ड कुछ ऊपर की तरफ आएगी नीचे, इस डाइपोल की वजह से। ये आप देख सकते हैं निकाल के। दोनों की वैल्यू लिखता हूँ मैं, कितनी कितनी वैल्यू होगी। तो अगर मैं E1 को लिखूंगा, तो E1 एक एक्सियल पॉइंट है, फॉर्मूला होता है एक्सियल पॉइंट का 2 kp, पी इसका 3p/2 है, बाय आर क्यूब, दिस इज इक्वल टू 3 kp बाय आर क्यूब, E1।
अच्छा, E2 जो होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे फॉर्मूला होता है के पी, के है √3 पी, के पी बाय आर क्यूब होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अच्छा, अगर नेट निकाल लें, ई नेट, सो के पी बाय, दिस इज 90 डिग्री पे, दिस इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे के पी बाय आर क्यूब तो कॉमन ही आ जाएगा, ये बचेगा अंदर 9 प्लस 3/4, दिस इज इक्वल टू 36 39, तो √39 के पी बाय 2 R क्यूब, पुट कर लेंगे तो √39 के क्यू इंटू ए बाय आर क्यूब। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए के बदले डी गिवन है तो डी पुट कर लिया हमने इसको, ये भी डी। जो √39 के क्यू डी बाय आर क्यूब, तो इस तरह से किया जा सकता है अप्रोक्सीमेट की डाइपोलो कंपोनेंट लेके सॉल्व कर सकते हैं। अभी रिसेंट ईयर में 2023 में शायद एक सवाल आया था जो इस तरह से हो रहा था। दैट मीन्स कि ये कंसेप्ट लगाया जा सकता है कि कंपोनेंट करना डाइपोल को, और डिस्टेंस छोटा है तो हमने ये मान लिया। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, इस क्वेश्चन को और लोग डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बेहतर है तो इसलिए समझाया आपको ऐसा। 16 की बात करते हैं। 16 कह रहा है कि फाइंड टोटल फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू स्क्वायर ऑफ 40 सेंटीमीटर प्लेस्ड टेंजेंट टू 30 वोल्ट। तो यहाँ पे एक स्क्वायर रखा हुआ है जो कि टेंजेंट है इस 30 वोल्ट के। Assume that the charge density, if any outside 60 volt has equal to surface is uniform। तो डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है हर जगह पे 60 वोल्ट के बाहर, अगर है तो कुछ। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से एक बार जो ड्रॉ करता हूँ फिगर को थोड़ा सा एक बड़े तरीके से। तो ये एक अंदर वाला स्फेयर है, ये एक बाहर वाला स्फेयर है, और ये एक और बाहर वाला स्फेयर। ठीक है, इनकी वैल्यू में लिख दो। तो ये रेडियस को मान लेता हूँ मैं कुछ, इसको अब लिख दे ए, इसको अब लिख दें बी, और इसको अब लिख दें सी। यहाँ वोल्टेज आपको दे रखा है पहले केस में, ये दे रखा है 60 वोल्ट, जो कि V1 बोल दो। ये V2 दे रखा है आपको 30 वोल्ट, और ये दे रखा है आपको 20 वोल्ट। ठीक है, अब करना क्या, डायग्राम बड़ा ड्रॉ किया, बस डायग्राम से ही सॉल्व होगा क्वेश्चन हो जाए। हमें करना है टोटल फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एन स्क्वायर ऑफ एज 20 सेंटीमीटर प्लेस टेंजेंट टू 30 वोल्ट। तो 40 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है जो यहाँ रखा हुआ है टेंजेंट पे, उससे फ्लक्स निकालना है आपको। ठीक है, तो ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये जो पूरा डायमीटर है इसका, ये पूरा 40 होगा, है ना। और वो जो आपका स्क्वायर रखा हुआ है ऐसे रखा हुआ है इस साइज में, ऐसे कुछ मतलब यहाँ रखा हुआ है एक स्क्वायर, है ना। तो वो करीब करीब इसके डायमेंशन के इतना ही है, ऐसा इतना ही बराबर 40 का लेंथ है उसकी। इसे फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स कैसे निकालेंगे सवाल तो ये हो। फ्लक्स निकालने के लिए हमको आना पड़ेगा गॉस लॉ पे। गॉस लॉ का ये कहता है कि फ्लक्स जो होता है वो होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। तो स्क्वायर से फ्लक्स कैसे निकालना संभव है ना। तो उसके अंदर कुछ चार्ज चाहिए। दैट मीन्स जो आपको पोटेंशियली गिवन है V1 V2 V3, ये इसलिए है क्योंकि इन स्फेयर्स पे कुछ ना कुछ चार्ज मौजूद होगा। तो आप मान लें कि भाई यहाँ जो चार्ज है इस पे, वो मान लें Q1 है, इसे मान लें Q2 है, इसे मान लें Q3 है, हो सकता है इनमें से कोई जीरो भी है कोई नेगेटिव भी हो, हमें नहीं पता। तो अगर मैं यहाँ पे एक पूरा क्यूब इमेजिन करूँ, इमेजिनरी क्यूब किसी जगह से पास में होगा, तो अगर इसमें पूरे क्यूब से फ्लक्स लिखूं, क्यूब से, तो आप बोलोगे सर Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन, पूरे सेट से। और क्यूब में 6 फेस होते हैं, तो आपको इस फेस से निकालना है, खाली एक से निकालना है, तो एक फेस से कितना होगा। तो ये पता है भाई Q1 प्लस Q2 बाय 6 एप्सिलॉन हो जाएगा, है ना। तो मैं खाली Q1 Q2 वैल्यू निकालनी है और 6 से डिवाइड करना है, विल गेट द आंसर। आउटसाइड, ये आउटसाइड पड़ेगा इसके, बिकॉज ये 60 है इसकी लेंथ वाली, और ये इसकी एज 40 ही है। आउटसाइड फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो इसको कोई हम लेना ही नहीं है Q3 को। तो बस Q1 Q2 निकालना है, वो पुट करना, आंसर आ जाएगा उसका। अब इसकी लिखनी शुरू करते हैं वैल्यूज।
तो ये हो गया आपके पास कुछ 0.1, ये 0.2 और ये 0.3। चार्ज का है Q1, इसका है Q2, इसका है Q3। अब लिखते हैं हम फॉर्मूला। तो मैं इस पे इसको मान लेता हूँ 1, इसको 2, इसको 3। तो मैं पहले लिखता हूँ पोटेंशियल, लिखता हूँ 1 पे। तो 1 पे लिखता हूँ मैं खुद की वजह से पोटेंशियल, इसकी खुद की वजह से। तो उसके भी फॉर्मूले पता होना चाहिए आपको कि अगर आप किसी भी की वजह से लिखते हैं पोटेंशियल सरफेस पे, लिखते हैं सरफेस पे, तो वो आता है KQ/R। लिखते हैं आउटसाइड किसी R पे, तो होता है KQ/r। और अगर लिखते हैं इनसाइड, तो सरफेस ही इतना ही होता है कंडक्टिंग स्फीयर में, जितना सरफेस पे उतना अंदर कहीं भी होगा। तो अगर मैं Q1 की वजह से लिखूंगा अपने पे, तो हो जाएगा KQ1/0.1 प्लस मैं इसकी वजह से अंदर लिखूंगा अब यहाँ पे। तो जितना इसकी सरफेस पे होगा उतना ही अंदर होगा। सो KQ2/0.2 प्लस KQ3/0.3। एंड V1 दे रखा है आपने 60। तो जितना इस पे होगा उतना ही इसके अंदर हर पॉइंट पे होगा, इसकी वजह से। सेम लगाया हमने कंसेप्ट यहाँ पे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन के जो है वो तैयार हो जाएगी। वही क्वेश्चन आएगी अगर कर लें तो, कुछ 3KQ1 प्लस 6KQ1 प्लस 3KQ2 प्लस 2KQ3 इक्वल टू 0.6 चला जाएगा ऊपर ये, तो 0.6 तो 60 36 आ जाएगा पहली क्वेश्चन। अब निकालता हूँ मैं V2 पे। सो V2 कितना होगा, तो इस पे निकालते हैं इसकी वजह से। तो हो जाएगा KQ1, ये लगेगा अब आउटसाइड का, बाय 0.2 प्लस KQ2 खुद की वजह से 0.2 प्लस KQ3 बाय बाहर है तो ये रहेगा इक्वल टू, इसके लिखेंगे तो जितना सरफेस पे उतना अंदर होगा, इज इक्वल टू अंदर दे रखा है आपको 30 वोल्ट। तो फिर लेते हैं यहाँ पे एलसीएम। तो 6, तो दिस इज इक्वल टू 3KQ1 प्लस 3KQ2 प्लस 2KQ3 इज इक्वल टू, ये भी 0.6 ही आएगा, 0.6 इंटू 30 18 18। क्वेश्चन नंबर 2। दो क्वेश्चन आगे, एक और चाहिए होगी तभी आप निकाल सकते हैं वेरिएबल। अब लिखते हैं V3 के पास। तो V3 कितना होगा। सो पहले मैं लिखता हूँ इसकी वजह से बाहर। सो KQ1/0.3, वैल्यू देख लिया सही पुट कर रहे हैं क्या हम। हाँ वही है 0.6 सही है। कैलकुलेशन अगर आप खुद भी चेक करें तो बेहतर है। 0.3 प्लस KQ3/0.3 इज इक्वल टू, ये दे रखा है आपको 20 वोल्ट। तो रहेगा KQ1 प्लस KQ2 प्लस KQ3 इज इक्वल टू 20 इंटू 3.3, 6। ये रहेगा 6 वोल्ट। अब ये तीन इक्वेशन आपके पास निकल के आई है Q1 Q2 Q3 के क्रम में। तो ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा नहीं, आपको खुद सॉल्व करना होगा। मेरा काम था कंसेप्ट को बताना। तो अब अगर सॉल्व करेंगे इन तीनों को, तो बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यू विल गेट Q1 Q2 और Q3 तीनों मिल जाएंगे आपको। आपको पता है कि फ्लक्स तो निकाल ही चुके हो आप। तो अब इस फॉर्मूले में आप पुट कर लें फेस के फ्लक्स में Q1 प्लस Q2 प्लस 6 और सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हो इजीली। तो ट्राई करें एक बार, और ना आए तो बताना, लेकिन ऐसा होगा नहीं, आप जरूर आएगा। तो आप अच्छे सॉल्व करिएगा इसको, सो विल गेट द आंसर। सो आई बिलीव कि मैंने तीनों क्वेश्चन आपको समझाए कि इसके पीछे क्या कंसेप्ट मौजूद थे, और आप लोग क्लियर है वो। तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगता है। और मेरे डिफरेंट प्लेलिस्ट को जाके एक्सप्लोर करें, वहां पर जो भी कंटेंट मौजूद है उसको देखें। और आपको किसी भी टॉपिक से, किसी चैप्टर से सवाल चाहिए, कुछ अच्छे क्वेश्चन चाहिए जो करने हैं आपको, जब किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप उसको देखें जाके और अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करें। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।